हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास। डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री की या इतिहास की परिभाषा, वह समय जो बीत गया जिसका प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, इसे इतिहास कहा जाता है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं, बीते समय में घटित घटनाओं का वर्तमान में दोहराना इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे पहले आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बता दें। ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक या फिर महमूद गजनवी के प्रवेश तक इसको प्राचीन इतिहास कहा जाता है। मध्यकालीन महमूद गजनवी से लेकर के 1707 तक या फिर भारत में अंग्रेज़ों के प्रवेश तक मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। और आधुनिक 1707 से देश आज़ादी तक आधुनिक। अब देखें भाई, प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, लिखित जानकारी नहीं मिली, इसकी हमें लिखित जानकारी नहीं मिली। नेक्स्ट आपके है अध ऐतिहासिक काल, लिखित जानकारी तो मिली लेकिन पढ़ी नहीं गई। ये देखो इस तरह से, मतलब जिस प्रकार गाय घूम घूम कर मूत्र करती है, इस प्रकार से इस लिपि को लिखा गया। इस लिपि को गौमूत्र लिपि के नाम से भी जाना जाता है और इस लिपि को बैस्ट्रोफिदम लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अब है ऐतिहासिक काल, लिखित जानकारी मिली तथा इसे पढ़ा भी गया। अब आपके शुरू होता है चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना 551 वासुदेव चौहान ने सांबर में की। राजधानी अहिछत्रपुर, वर्तमान नागौर। वासुदेव चौहान शाकंभरी देवी को मानता था। इसने सांबर में इसका टेम्पल भी बनवाया। सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। अब देखो, कहीं होता है कुल देवी, कहीं होता है आराध्य देवी। कुल देवी का मतलब क्या होता है और आराध्य देवी का मतलब क्या होता है? कुल देवी जैसे कोई बाप, बेटा, दादा, परदादा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते हैं, वो तो होती है कुल देवी। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पूजी जाती, उसको भी माना जाता है, वो होती है आराध्य देवी। वो क्या होती है? आराध्य देवी। चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। इसका बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख किया गया है। सांबर झील का बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख किया गया है। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, पार्श्वनाथ मंदिर से। भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर है, वहाँ से बिजोलिया शिलालेख हमें प्राप्त हुआ। बिजोलिया शिलालेख 1170 में प्राप्त हुआ। उस समय राजा था सोमेश्वर।
बिजोलिया शिलालेख का लेखक गुणभद्र था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से, इसका समर्थन किया दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा की पुस्तक दे अर्ली चौहान डायनेस्टी। बिजोलिया शिलालेख में अनेक शहरों के अलग अलग नाम मिलते हैं। बिजोलिया शिलालेख में अनेक शहरों के अलग अलग नाम मिलते हैं। दिल्ली को दिल्ली का, उपरमाल को उत्तरादि, बिजोलिया को विंध्यवली, बीरमाल को श्रीमाल, जालोर को ज्वालीपुर। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक था गुवक, जिसने रेवासा में हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान ने 551 में। लेकिन चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कौन था? गुवक, जिसने रेवासा में हर्षनाथ जी की पहाड़ी, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। चौहान वंश के आराध्य देव हर्षनाथ जी थे। तो देखो, गुवक जिसने रेवासा में हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया, चौहान वंश के आराध्य देव हर्षनाथ जी थे। चौहान वंश की कुल देवी कौन थी? शाकंभरी माता। और चौहान वंश के आराध्य देव कौन थे? हर्षनाथ जी। चंदनराज, चंदनराज की पत्नी का नाम था रुद्राणी आत्मप्रभा, जिसकी हथेली में काल सर्प योग था। कोई एक पंडित आया और पंडित ने उसकी हथेली को देखा और उसे कहा कि आपकी हथेली में काल सर्प दोष है। इसे मिटाने के लिए आपको प्रतिदिन पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक जलाने होंगे। इससे आपका जो ये काल सर्प दोष है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो रुद्राणी प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी और 1000 के डबल दिखते थे। पानी में पिक्चर दिखती है, मतलब कितने दिखते थे? 2000। नेक्स्ट है वागपति राज। वागपति राज के 2 बेटे थे, सिंहराज और लक्ष्मण देव। सिंहराज की उपाधि महाराजा धीराज थी। लक्ष्मण देव नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी 960 ईस्वी में। 960 ईस्वी में नाडोल में लक्ष्मण देव ने चौहान वंश की नींव रखी। विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के मूलराज प्रथम को पराजित किया। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के मूलराज प्रथम को पराजित किया। इसने बड़ौच, जो गुजरात में है, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। इन्हें खुरजोंदकार की उपाधि दी गई। अब देखो, खुरजोंदार की उपाधि क्यों दी गई? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि विग्रहराज घोड़े लेकर के वहाँ पहुँचा था युद्ध करने सेना के साथ। तो उस टाइम इतनी रज उड़ी, मतलब इतनी रज उड़ी, रज का मतलब मिट्टी या धूल, कि पूरा आसमान अंधकार हो गया। पूरा आसमान क्या हो गया? अंधकार। अंधकार हो जाने के कारण इन्हें खुरजोंदकार की उपाधि दी गई। इनकी जानकारी हर्षनाथ शिलालेख से मिलती है। हर्षनाथ शिलालेख, रेवासा। अब दुर्लभ राजा सेकंड नाडोल के महेंद्र चौहान को पराजित किया और इसने उपाधि महाराजा धीराज की हासिल। जानकारी सक्राई अभिलेख से मिलती है। गोविंदराज सेकंड, उपाधि बैरीगढ़।
वाकपतिराज द्वितीय ने मेवाड़ के अम्बा प्रसाद को पराजित किया लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। मेवाड़ के अम्बा प्रसाद को तो वाकपतिराज द्वितीय ने पराजित कर दिया था लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। पृथ्वीराज प्रथम, इन्होंने चालुक्यों के आक्रमण से पुष्कर की सुरक्षा की। चालुक्यों के आक्रमण से पुष्कर की सुरक्षा की। अजयराज, इनसे पहले जो भी आपने पढ़ा वो हार्ड था, कठिन था, अब सब इजी ही इजी है। अजयराज 1105 से 1133 तक इसने अजमेर को बसाया था। तो अजमेर को किसने बसाया भाई? अजयराज ने। किसने बसाया? अजयराज ने 1113 ईस्वी में। अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाया। दुर्ग का नाम रखा अजयमेरु। दुर्ग का नाम क्या रखा? अजयमेरु। प्राचीन नाम गटबीटली। अजयमेरु दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? गटबीटली। जैसे नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, उसी तरह अजयमेरु का प्राचीन नाम गटबीटली। वर्तमान नाम है उसका तारागढ़। पृथ्वीराज का एक बड़ा भाई जिसका नाम अजयराज का बड़ा भाई जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार की उपाधि दी गई। उड़ना राजकुमार की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वो इतना तेज़ दौड़ता था, दौड़ता ही नहीं वो उड़ता था, और घोड़ों को भी वो मान लो उड़ाता था। उड़ता तो नहीं था लेकिन एक उदाहरण है, इसलिए उसे उड़ना राजकुमार कहा गया। उस पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था तारा देवी। तारा देवी किसी कारण से नाराज हो गई, किसी कारण से वो रूठ गई, मतलब उनसे। तो वो उनसे अलग होना चाहती थी। तो तारादेव को बहुत मनाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने कि आप ऐसा मत करो और मेरे सम्मान को इससे ठेस पहुंचेगी, लेकिन वो मानी नहीं। तो उसने ये अजयमेरु जो दुर्ग है ना उसमें रहने के लिए बोल दिया। कहा कि मैं इसकी मरम्मत करवा दूंगा और तुम इसमें रह लेना अलग। उसका नाम था तारा देवी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजयमेरु दुर्ग की मरम्मत करवाई, जिसका नाम तारा देवी के नाम पर अभी वर्तमान में तारागढ़ है। अजमेर में आप सबको पता ही होगा, कुछ तो गए होंगे, जो नहीं गए होंगे उसको ही पता तो है ही कि घाटी है। क्या है? घाटी। घाटी में पैदल पैदल तारा देवी जा रही थी घाटी से होकर के। तो उसके पैरों का एक घूघरा, पाजेब, चैन, उसका एक घूघरा गुम हो गया, टूट कर गिर गया कहीं। तो तारा देवी ने पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा कि ये घूघरा लॉस्ट हो गया है, खो गया है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा और ले लो मज़े, और ले लो मज़े। अब रानी के घूघरे पर आम आदमी का यदि पैर पड़े तो ये राजा के सम्मान को हानि थी। सम्मान को क्या थी? हानि। तो राजा ने आदेश दिया कि उसके पग पग पर घूघरे की
खोज करे, मतलब उसने कार्यकर्ताओं को बोल दिया, उसके जो सैनिक थे उनको बोल दिया। तो सैनिकों ने उसके पग पग पर गोगरे की खोज की और वो गोगरा मिल गया। इसलिए अजमेर की घाटी को गोगरा घाटी कहा जाता है। अजमेर की घाटी को क्या कहा जाता है? गोगरा घाटी। अजयदेव ने अपने नाम के चांदी के सिक्के चलाए। किसी पार्टी में अजयदेव अपने दोस्तों के साथ बैठ गया था और शायद घर लेट गया होगा। एक कहावत है कि शादी के बाद यदि पति टाइम से घर जाए तो उसकी पत्नी ठंडी मिलती है तथा रोटी गर्म मिलती है, और देरी से यदि घर जाए तो रोटी ठंडी मिलेगी और उसकी पत्नी गर्म मिलेगी। तो उसकी पत्नी वो लेट जाने के कारण गुस्से में थी, मतलब गर्म थी। वो उनसे लड़ने लग गई कि इतने लेट कैसे हो गए। तो अजय देव ने कहा कि मैंने आज अपने नाम के चांदी के सिक्के चलाए हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी आपकी जीवन संगिनी हूँ, मुझे पूछना चाहिए था, मेरा भी अधिकार है आपकी प्रॉपर्टी पर, मेरे नाम के भी चांदी के सिक्के चलाओ। तो अजय देव ने रानी सोमलेखा के नाम के भी चांदी के सिक्के चलाए। सोमलेखा की याद में सोमलपुर गांव बसाया और बादशाह की पीठ, उवैसी संप्रदाय की पीठ। अजय देव ने दिगंबर तथा श्वेतांबर के मध्य शास्त्रार्थ हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी, या फिर दिगंबर तथा श्वेतांबर ये जैन धर्म है, उसके मध्य शास्त्रार्थ हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी अजयराज ने। अजयराज ने पार्श्व मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया, सोने का कलश। इसने मूलराज द्वितीय चालुक्य शासक को पराजित किया। इसने मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया तथा उसके सेनापति शूलन को बंदी बनाकर लाया। अजयराज के शासनकाल को चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल भी कहा जाता है। साम्राज्य निर्माण काल भी कहा जाता है। अरुणोराज 1133 अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था अरुणोराज ने 1137 ईस्वी में, और ये अन्ना सागर झील अजमेर में है। इसमें बांडी तथा स्थानीय नदी चंद्रा का पानी आता है अन्ना सागर झील में। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसका वर्तमान नाम सुभाष बाग है, बनवाया। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, जिसने बाहरेदरी बनवाई, अब कोई के बाहरेदरी होती क्या है, तो मुगलों में मृत्यु के बाद वहाँ एक मकबरा बनाया जाता है जिसको बाहरेदरी बोलते हैं। जहांगीर की पत्नी, जिसका नाम नूरजहां था, नूरजहां की माँ का नाम अस्मत बेगम था, जिसने दौलताबाग बाग में बैठ करके गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। मतलब उसके दामाद जहांगीर था उसका,
उसके दामाद ने दौलत बाग में अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था। वहाँ बैठ करके नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने दौलताबाद में बैठकर गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। अरुणराज के दरबारी विद्वान थे देवबोध तथा धर्मबोध। देवबोध तथा धर्मबोध। अरुणराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अरुणराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर को जहांगीर द्वारा तुड़वा दिया गया। वराह मंदिर को जहांगीर के द्वारा तुड़वा दिया गया तथा पुष्कर के महलों का निर्माण करवाया गया। वहाँ पर पुष्कर के महल बनवा दिए गए। वराह मंदिर आहड़ में भी है, जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया था। आहड़ में भी है, लेकिन उसका निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने। अरुणराज ने चालुक्य शासक जय सिंह को पराजित किया तथा जय सिंह की बेटी कांचन देवी से विवाह किया। अरुणराज ने चालुक्य एक शासक था जिसका नाम जय सिंह था, को पराजित करके उसकी बेटी कंचन देवी से विवाह कर लिया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अरुणराज को पराजित किया तथा अरुणराज की बेटी जलना से विवाह किया। इसकी जानकारी प्रबंध चिंतामणि तथा प्रबंध कोश ग्रंथों से मिलती है। अरुणराज की हत्या बेटे जगदेव ने की थी, जिसको पितृहंता कहा जाता है। भाई पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता और भाई की हत्या करने वाले को भातृहंता कहा जाता है। पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता और भाई की हत्या करने वाले को भातृहंता। वैसे मैं पढ़ाता तो इंग्लिश हूँ, लेकिन अभी कुछ समय के लिए मैं इसमें मतलब यूट्यूब चैनल में जीके के नोट्स डालूँगा, ताकि कोई भाई तथा बहन जो घर पर पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। और मैं डेली कोचिंग के अलावा मेरे हाथों से जो नोट्स बनाता हूँ वो भी डालूँगा। और टेलीग्राम आईडी पर इनके नोट्स भी अवेलेबल हो सके तो करवा दूँगा।